हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा केंद्र और राज्य संबंध। तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे किन किन पॉइंट्स पर हम आज के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो पॉइंट्स हमारे ये होंगे, देख लीजिए आप। सबसे पहले होगा हमारा विधायी संबंध। विधायी संबंध में हमारे 4 पॉइंट्स होंगे। केंद्र और राज्य विधान के क्षेत्र, यानी केंद्र और राज्य कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में अपने कानून बना सकते हैं। इसके बाद विधायी विषयों का बंटवारा, कि विधायी जो विषय होते हैं, जो कानूनी विषय होते हैं, उसका बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य स्तर पर। इसके बाद में राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। इसके बाद में राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य विधान पर किस तरीके से केंद्र अपना नियंत्रण बना सकती है। ये पॉइंट्स हम समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में इन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंधों में इसमें भी आपको 4 पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा आपका राज्य केंद्र के दायित्व। बाद में राज्य को केंद्र का निर्देश, कि राज्य को किस तरीके से केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से आदेश दे सकती है। इसके बाद में केंद्र राज्यों के बीच सहयोग, किस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग स्थापित किया जाता है। इसके बाद समझेंगे अखिल भारतीय सेवाएं और लोक सेवा आयोग। भारत के अंदर कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं और अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन बनाने के लिए। और उसके बाद में लोक सेवा आयोग का क्या कार्य होता है। इसके बाद समझेंगे वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में होगा हमारा कराधान शक्तियों का बंटवारा। कराधान यानी टैक्सेशन, टैक्स, पैसा टैक्स वसूला जाएगा, उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद कर राजस्व का वितरण। इसके बाद राज्यों के लिए सहायता और अनुदान। राज्यों के लिए सहायता और अनुदान ये कौन देगा, किसके कहने पर राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र व राज्यों द्वारा ऋण आपातकाल का प्रभाव। केंद्र व राज्यों द्वारा ऋण आपातकाल का प्रभाव, यानी आपातकाल इमरजेंसी की कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है तो केंद्र किस तरीके से या राज्य किस तरीके से पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स होंगे और इन्हीं पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए आप जानते हैं, भारत में एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करा गया है जिसमें वित्तीय, कार्यपालक और विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इन शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया गया है और दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है। यानी केंद्र यानी पूरे भारत में इसके कानून मान्य होंगे और राज्य राज्य की सीमा तक किसी भी राज्य का कानून मान्य होता है। इसी चीज को देखते हुए संविधान ने इन तीनों की पावर्स का बंटवारा किया और उन पावर्स में सबसे पहला जो हम पावर देखेंगे वो होंगे विधायी संबंध। विधायी संबंध किस किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम जान लेंगे केंद्र और राज्य संबंध संविधान के किस भाग में हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं संविधान के भाग 11 में, और बात करूं अनुच्छेदों की कि किस अनुच्छेद में हम केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में पढ़ सकते हैं। तीनों, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध, तीनों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं 245 से स्टार्ट करिए आप, 245 से स्टार्ट करके 293 तक। कहां तक? 293 तक। ये बताता है संविधान में केंद्र और राज्यों से संबंधित बातें। आर्टिकल 245 से लेकर 293 इसमें हिस्से बटे हुए हैं कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक प्रशासनिक संबंध होगा, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक विधायी संबंध होगा और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक वित्तीय संबंध होगा। तो अब हम जानेंगे विधायी संबंधों के बारे में। भाग आपको पता चल ही चुका है और आर्टिकल आपने देख लिए। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप बता पाइएगा कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक अनुच्छेद है। अगर मैं इसको तोड़ लूं और बता दूं आपको कि किस आर्टिकल में विधायी संबंध बताए गए हैं, तो 245 से लेकर 255 तक, याद रखिएगा आप लोग बच्चों, 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। 245 से 255 तक विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। इसके बाद 256 से लेकर 267 तक, 267 तक ये बताता है आपके प्रशासनिक संबंध। याद रखिएगा ये क्या बताता है, प्रशासनिक संबंध के बारे में बताता है। 256 से लेकर 267 तक। इसके बाद 268 से लेकर 293 तक, 268 से लेकर 293 तक ये बताता है आपका
वित्तीय संबंध क्या होगा, समझे, याद रखिएगा आप। ये क्या बताता है आपका वित्तीय संबंध, यानी भारत सरकार किस तरीके से राज्य सरकार के साथ में पैसों का लेन देन, टैक्स लगाना, जीएसटी वगैरह सारा जो भी कार्य किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, वो सब के सब आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक के बीच में बताया गया है। तो आप इन भागों को याद रखिएगा और इन्हीं आर्टिकल्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे हमारे जितने भी 3 भाग या 3 संबंध बताए गए हैं केंद्र और राज्य के बीच में। पहला ही है केंद्र और राज्य विधान क्षेत्र, यानी केंद्र और राज्य कहां कहां और किस किस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मान के चलिए भारत है, तो केंद्र जो सरकार है, केंद्र सरकार पूरे के पूरे, यानी जो सेंटर में बैठी है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसका अधिकार क्षेत्र पूरे के पूरे भारत पर है। यानी भारत से लगी हुई जितनी भी भारत की सीमा जहां तक फैली हुई है, या भारत से संबंधित कोई भी टेरिटरी ऐसी है, कोई भी जमीन का हिस्सा है जो भारतीय क्षेत्र में आता है, वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाएगा। इस अधिकार क्षेत्र में राज्य भी आते हैं, छोटे छोटे सभी राज्य आ जाते हैं, और इस अधिकार क्षेत्र में आपके केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा क्या आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और भारत की होती है जलीय सीमा। देखिए भारत की क्या है, जलीय सीमा भी है। तो जलीय सीमा पर जहां जहां केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, समझ रहे हैं, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो यहां पर भारत सरकार के कानून बनाए जा सकते हैं, यानी भारत सरकार के कानून ऑल ओवर इंडिया मान्य होते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार का जो कानून होता है खुद की टेरिटरी में ही फिर खत्म हो जाता है, यानी किसी भी राज्य का बनाया गया कानून उस राज्य की सीमा में ही लागू हो सकता है, यानी उस राज्य की सीमा से बाहर लागू नहीं हो सकता। अब केंद्र सरकार विधायी संबंध में, विधायी यानी कानून कहां कहां बना सकती है, किस किस तरीके से बना सकती है, तो मैं आपको बता दूं, कानून बनाने का जो अधिकार क्षेत्र है केंद्र सरकार का, वो आपको पता चल चुका है कि पूरे भारत में बना सकते हैं। परंतु अगर कहीं बात ऐसी आ जाए कि किसी राज्य में एक जनजातीय क्षेत्र है, एसटी एरिया, याद रखिएगा एसटी एरिया है, क्या वहां पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है या वहां पर राज्य सरकार का ही कानून मान्य होगा? तो मैं आपको बता सकता हूं, जहां भी किसी भी राज्य के अंदर अगर एसटी एरिया है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, तो वहां पर उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा केंद्र से सिफारिश करी जा सकती है और राष्ट्रपति उस एरिया के लिए क्या बना सकते हैं, कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो यानी एसटी जो एरिया होते हैं, इस पे कानून बनाने का अंतिम रूप से अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में, यानी केंद्र सरकार के पास में है। और राज्य के राज्यपाल की ये ताकत भी है, पावर भी है कि उस एरिया के लिए एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। तो ये तो था आपका केंद्र और राज्य के विधान क्षेत्र। विधान क्षेत्र आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप पढ़ते हैं आगे विधायी विषयों का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्य सरकार किस किस विषय पर कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार किन किन मामलों पर कानून बना सकती है, उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12, और इसी अनुसूची में 12 की 12 अनुसूची जो है, इसमें एक अनुसूची है, अनुसूची 7, शेड्यूल 7 में क्या बताया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी, प्रशासनिक या वित्तीय जो क्षेत्र है उनका बंटवारा किया गया है, यानी किस तरीके से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो किन किन मामलों पर कानून बना सकती है, किन किन मामलों पर कानून नहीं बना सकती है। तो इसी तरीके से संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का जिक्र आता है भाई। और 3 अनुसूची कौन सी है? सबसे पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। याद रखिएगा बच्चों, भूलना नहीं है, अगर आप भूल गए तो एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिएगा एकदम। तो 3 सूचियां हमें शेड्यूल 7 में देखने को मिलती है, अनुसूची 7 में हमें 3 अनुसूचियां देखने को मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समझ रहे हैं? अब इसमें विषय है कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय, तो मैं आपको बता दूं, संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं। किसमें? संघ सूची के अंदर। बात करें राज्य सूची की,
तो राज्य सूची में 61 विषय है वर्तमान में। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। बात करें समवर्ती सूची की, कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो इस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने हैं? 52। तो ये आंकड़े याद रखिएगा, इन आंकड़ों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आंकड़े याद होने चाहिए, समझ रहे हैं। तो शेड्यूल 7 में विषयों को बंटवारा किया गया है, सूचियां बनाई गई हैं, और इसी में केंद्र सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार किन किन मामलों पर, अगर आप जाने 100 के 100 तो पढ़ने से रहे, तो कुछ मेन मामले, कुछ मेन मुद्दे ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका रक्षा, फिर दूसरा बैंकिंग, फिर विदेशी मामले, रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, जो जिन पे एक अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ये कानून बनाने का, याद रखिएगा बिल्कुल। इसके बाद मुद्रा, बीमा, संचार, ठीक है, बीमा, संचार, और आपके इसके बाद में क्या हो सकते हैं? बंदरगाह, ठीक है, केंद्र राज्य व्यापार, के जनगणना। इसके बाद होगा आपका लेखा परीक्षा। क्या होगा? लेखा परीक्षा। तो अगर मैं मोटा बात करूं तो इन मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार का इन मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आप लोग इन मुद्दों पर तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार बना रही है, पर जब बात आती है केंद्र राज्य व्यापार की या फिर जनगणना की, तो इसमें आप फंस सकते हैं लेखा परीक्षा में। तो आप याद रखिएगा इन 3 विषयों को, जनगणना, केंद्र सरकार व्यापार और लेखा परीक्षा। इन पे तो भाई बना सकती है केंद्र सरकार कानून, अधिकार है। बात करें राज्य सरकार किन किन मामलों पे बना सकती है, तो राज्य सरकार बना सकती है भूमि, पुलिस, समझ रहे हैं, राज्य के अंदर जो व्यापार किया जा रहा है उन पर, और जो राज्य की संपत्ति है, समझ रहे हैं, जो राज्य की संपत्ति है, तो राज्य उन मामलों पर, उन विषयों पर कानून बना सकता है या टैक्स लगा सकता है। तो ये तो है विधायी विषयों का बंटवारा के राज्य सरकार और केंद्र सरकार किन किन मामलों पर कानून बना सकते हैं, किन किन मामलों पर कानून नहीं बना सकते हैं। अब इसके बाद समझते हैं राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, किस तरीके से किसी भी राज्य में संसद का कानून यानी केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है या मान्य होता है, तो कहां कहां हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, अब हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए अब जानते हैं राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान कब कब लागू हो सकता है। तो इसमें आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर किसी राज्य में, सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, अगर किसी राज्य में आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, इमरजेंसी लगी हुई है, तब केंद्र का कानून राज्य पर प्रभावी होगा। दूसरा, अगर कोई राज्य के किसी विषय पर केंद्र से अनुरोध करता है कानून बनाने के लिए, तो अगर अनुरोध करता है या सिफारिश करता है, तब केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। या फिर बात करें अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर, ठीक है, यानी कोई भी राज्य किसी दूसरे देश के साथ में अपने राज्य में कोई भी ऐसी परियोजना स्थापित करवाना चाहता है, तो वो स्थापित परियोजना उस राज्य में तो हो जाएगी, परंतु जो समझौता होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद चौथा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो उस समय जब तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य में रहेगा, जितने समय तक रहेगा, तब तक केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया हर एक कानून उस राज्य पर प्रभावी होगा और सही तरीके से लागू भी होगा। तो ये विषय है जिन विषयों पर केंद्र सरकार राज्य क्षेत्र पे कानून बना सकती है और उस पर राज्य क्षेत्र का बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उस समय इन स्थितियों में केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि होता है, केंद्र सरकार का कानून बड़ा होता है। तो ये तो है आपके राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, किस किस तरीके से राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान बनाया जा सकता है। एक 5वां पॉइंट और है, और वो पॉइंट क्या है आपका,
अगर राज्यपाल द्वारा, यानी अगर किसी भी राज्य के विधानमंडल ने कोई भी विधेयक पास करा है और राज्यपाल को लगता है कि यह विधेयक कहीं ना कहीं केंद्र द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को पार कर रहा है, उसे छोड़ रहा है, उसको अबोलिश कर रहा है, तो राज्यपाल को ये पावर है, ये राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वे उस विधेयक को केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकते हैं। समझ रहे हैं? और अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से कार्य कर सकते हैं। या तो विधेयक को अपनी सहमति दे देंगे, विधेयक पास हो जाएगा, या विधेयक को सहमति नहीं देंगे, अपने पास रख लेंगे, तो क्या होगा, विधेयक रद्द हो जाएगा। या फिर तीसरा क्या करेंगे, विधेयक को वापस लौटा देंगे, बोलेंगे इसमें संशोधन करो। तो 3 तरीके से राष्ट्रपति उस पर क्या कार्य कर सकते हैं, विधेयक पर। समझ रहे हैं? तो अगर राज्यपाल सिफारिश कर दे और राष्ट्रपति उस विधेयक को अमान्य घोषित कर दे, तो विधानमंडल में पास किया गया विधेयक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी 3 सूचियां बताई हैं, यानी संघ सूची में बनाए गए सभी विषय केंद्र सरकार के प्रभावी होते हैं। राज्य सूची में अगर कोई विषय बना सकती है तो राज्य सरकार बना सकती है, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के विषय उठाकर कहां डाले गए हैं, समवर्ती सूची में। यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून और उसी विषय पर राज्य सरकार कानून बना दे, तो अंतिम रूप से कानून किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का, पहले वाले का, ना कि राज्य सरकार का। राज्य सरकार छोटी है, केंद्र सरकार सर्वोपरि है, बड़ी है। केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया हर एक कानून को राज्य सरकार के सभी कानूनों से ऊपर रखा जाता है। अगर कोई भी कानून राज्य सरकार का केंद्र सरकार के ऊपर आ जाता है तो उस कानून को ऑटोमेटिक नीचे आना पड़ेगा। क्यों? केंद्र सरकार का कानून बड़ा है। समझ रहे हैं? तो ये तो था राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। अंतिम देखते हैं राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, यानी राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण किस तरीके से हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर राज्य सरकार कोई भी कानून बनाती है राज्य सूची पर और वो विषय किसी ना किसी तरीके से केंद्र से रिलेट करता है, या केंद्र सरकार पहले कभी उस पर कानून बना चुकी है, तो राज्य सूची पर बनाया गया कोई भी कानून केंद्र सरकार द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार उस पर कानून पहले बना चुकी है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। इसके बाद भी कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, उस पर केंद्र सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे राज्य सरकार के अंदर में जो भूमियां हैं तो भूमि से संबंधित कानून बना सकती है, या फिर राज्य सरकार के अंदर पुलिस आती है, पुलिस से संबंधित कानून बना सकती है। राज्य के अंदर जो व्यापार किया जा रहा है तो व्यापार से संबंधित कानून बना सकती है। या फिर राज्य के अंदर जो टूरिज्म होता है तो टूरिज्म में किस तरीके से राज्य सरकार टैक्स का वसूली करे, या किस तरीके से राज्य सरकार पैसा वसूल कर सकती है, तो ये सब अधिकार राज्य सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार इन विषयों पर इंटरफेयर नहीं कर सकती, इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेगी, याद रखिएगा। तो ये तो था राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण किस तरीके से हो सकता है। अब बात करते हैं प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध आपके हो गए, विधायी हो गए, आप समझेंगे प्रशासनिक संबंध किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। आइए आप शुरू करते हैं प्रशासनिक संबंध। देखिए प्रशासनिक संबंध आप में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप पहले वित्तीय संबंध में पढ़ चुके हैं। जैसे पहला ही पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट क्या है आपका, शक्तियों का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और शक्तियों का बंटवारा किस किस रूप में किया गया है, 3 सूचियों के रूप में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में 3 तरीके से बंटवारा किया है। तीनों तरीके पर कौन कौन किस किस विषय पर कानून बना सकते हैं ये उन सूचियों में साफ साफ लिखा हुआ है। और किस विषय पर किसका कानून सर्वोपरि होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा, वो साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद अगला क्या है, राज्य को केंद्र का नियंत्रण, यानी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर केंद्र सरकार भी उस विषय पर कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून क्या होता है, मान्य होता है, राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाता है। इसके बाद में केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग किस तरीके से, यानी राज्य के अंदर केंद्र सरकार की कुछ संपत्तियां होती हैं और उन संपत्तियों का रख रखाव करना, उन संपत्तियों का देखरेख करना, ये सब का सब अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। यानी राज्य के अंदर आप जानते हैं रेलवे सबसे बड़ा तो क्या है, रेलवे जो होता है ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है, परंतु रेलवे की संपत्ति, कुछ संपत्ति, रेलवे की संपत्ति हर राज्य में होती है, रेलवे हर राज्य से होकर जाती है,
तो उस राज्य की सीमा तक रेलवे का जितना भी हिस्सा आता है, तो उस रेलवे के हिस्से के अंदर जो संपत्ति है, उस संपत्ति की रक्षा का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का है। अंतिम रूप से फाइनली कंट्रोल किसका है? केंद्र सरकार का है। परंतु वर्तमान रूप से देखें तो राज्य सरकार का यह अधिकार बनता है कि रेलवे की संपत्ति का सुरक्षा करे। इसके बाद अगर कोई भी राज्य में या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, दो राज्यों के बीच में कभी भी कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इस विवाद का समाधान राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, ना ही न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। इस विवाद का समाधान किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार जब कभी भी दो राज्यों के बीच में जल विवाद या नदी विवाद को लेकर कोई भी विवाद ऐसा उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों, अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद का एक ही काम होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट का समाधान करे और उसको जल्द से जल्द निपटारा कर खत्म करे। तो ये तो था अंतरराज्यीय परिषद, यानी केंद्र राज्य के बीच में सहयोग का कार्य करती है। बात करें अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है और केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से प्रशासनिक रूप से संबंध स्थापित करती है? तो भारत के अंदर अगर बात करें तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक तो है आपका IAS, दूसरा है IPS और तीसरा है IFOS। ठीक है, 3 भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFOS। IFOS को हमारे भारत में, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में 1966 में 1966 में जोड़ा गया। ठीक है, 1966 में ये IFOS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। याद रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक होता है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, वो अलग है, वो केंद्र की सेवा है। बात करें अखिल भारतीय सेवाओं की, तो अखिल भारतीय सेवाओं में ये 3 ही सेवाएं आती हैं, यानी इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, इन अधिकारियों की ट्रेनिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, इन अधिकारियों का जो कैडर मिलेगा, कैडर मिलता है IAS IPS अधिकारी को, IFS अधिकारी को कैडर मिलता है, राज्य मिलते हैं, अलॉट होते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएंगे। परंतु वर्तमान रूप से अगर देखे जाए तो किसी भी अखिल भारतीय सेवा का कोई भी अधिकारी पर प्रभावी नियंत्रण, वर्तमान नियंत्रण किसका होता है? वर्तमान नियंत्रण होता है राज्य सरकार का, परंतु अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसी भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी पर किसका है? केंद्र सरकार का है। समझ रहे हैं? तो यानी ये तीनों के तीनों अधिकारी सेवाएं जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच में एक संपर्क का कार्य करती है, एक संतुलन बनाने का कार्य करती है। समझ रहे हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों का हिस्सा हैं। आप समझते हैं केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय विषय किस तरीके से बांटे गए हैं। आइए आप जानते हैं वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में कौन कौन से पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कराधान की शक्ति। कराधान की शक्ति का बंटवारा, यानी कराधान यानी टैक्स लगाने की पावर का जो बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों अलग अलग किया गया है कि केंद्र सरकार किन किन मामलों पर टैक्स लगा सकती है, राज्य सरकार किन किन मामलों पर कहां कहां टैक्स लगा सकती है। तो बात सिंपल सी है, केंद्र सरकार जो संघ सूची के मामलों पर जितने भी विषय हैं उन पर नियम बना सकती है और टैक्स लगा सकती है। केंद्र सरकार का अधिकार है कि पूरे भारत में कहीं भी वो टैक्स लगा सकती है, किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यापार पर टैक्स का लगाने का कार्य केंद्र सरकार कर सकती है। बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार राज्य के सीमित एरिया में जहां तक राज्य की सीमा जाती है वहां तक राज्य सरकार क्या लगा सकती है? अपनी स्थानीय चीजों पर टैक्स लगा सकती है। समझ रहे हैं? टैक्स लगाने का कार्य किसका है? राज्य सरकार का। जैसे आपका लैंड टैक्स आता है, भूमि कर आता है, या फिर आपका वाटर टैक्स आता है, या बिजली जो लाइट जो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की जो जनता है, राज्य की जो जनता है वो कंजप्शन जो की जाती है, तो उस पर बिजली का परसेंटेज या बिजली का जो रेट होगा हर राज्य में अलग अलग होता है। यानी राज्य सरकार का अधिकार है कि राज्य के अंदर उत्पादित कोई भी वस्तु उस पर राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है
इस पर केंद्र सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके बाद बात करें टैक्स का वितरण, यानी अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ऐसी भी तो है ना कि कुछ विषय ऐसे हैं केंद्र सरकार राज्य में टैक्स लगाती है, तो राज्य की किसी वस्तु पर केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है तो क्या उस टैक्स जो वसूला गया है, क्या उस टैक्स पर उस राज्य का कोई अधिकार नहीं है? तो बिल्कुल है। यानी जब भी टैक्स वसूला जाएगा तो राज्यों और केंद्र के बीच में उस टैक्स का समान अनुपात में वितरण किया जाएगा। वसूला गया टैक्स के भाई कितना अनुपात राज्यों को मिलेगा और कितना अनुपात केंद्र को मिलेगा। ये अनुपात जो किया जाता है ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग में साफ साफ लिखा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स का बंटवारा होगा, जो पैसों का बंटवारा होगा, किस रेशियो में होगा। तो मैं आपको बता दूं 12वें वित्त आयोग जो है, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसे का जो बंटवारा है वो 39 और 41 का रेशियो रखा गया है। 39 और 41 का रेशियो रखा गया है, यानी 39% के राज्य सरकार को मिलेगा और 41% केंद्र सरकार अपने पास रखेगी। तो ये तो है केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स के पैसे का बंटवारा, ठीक है। इसके बाद बात करें केंद्र राज्य द्वारा ऋण, यानी भारत में कभी भी या किसी भी देश में कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भारत के अंदर ही ले लेते हैं हम, आपातकाल लग जाए, वित्तीय आपातकाल स्टार्ट हो जाए या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, तो इस स्थिति में जैसे कि कोरोना टाइम में लॉकडाउन लग गया था तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार किन किन मामलों पर कहां कहां से उधार ले सकती है पैसा, ठीक है, और राज्य सरकार कहां कहां से उधार ले सकती है। जैसे कि आप आम इंसान को देख लीजिए, जरूरत पड़ने पे बैंक की तरफ भागता है, बैंक से लोन मिल जाता है इसको, या कहीं जो लैंडर होते हैं, समझ रहे हैं, वहां से उनसे क्या ले लेते हैं, उधार ले लेता है, जो महाजन वगैरह होते हैं। परंतु अगर सरकार की बात है, सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार कहाँ जाए? सरकार जाएगी या तो आरबीआई से कहेगी, आरबीआई से अपनी कुछ सिक्योरिटीज देगी और आरबीआई से पैसा ले लेगी, या फिर सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास में यह अधिकार है कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, अन्य संस्थाओं से ऋण ले सकती है और अपनी कुछ संपत्तियां वहां पर गिरवी रख सकती है, या कुछ समय के लिए, या कुछ परसेंटेज जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ निर्धारित करती है, उस पर केंद्र सरकार कर नहीं, उस पर केंद्र सरकार पैसा उधार ले सकती है। तो ये तो है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार भारत और भारत से बाहर भी पैसा उधार ले सकती है। परंतु बात करें राज्यों की कि राज्य सरकार क्या भारत और भारत से बाहर दोनों जगह पैसा ले सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य सरकार, किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी राज्य की राज्य सरकार के द्वारा अगर उसको पैसा उधार चाहिए तो सबसे पहले तो बात यह है कि वो पैसा कितना उधार ले सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितना उधार ले सकती है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी राज्य सरकार पैसा उधार ले सकती है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से। और कितना उधार ले सकती है? खुद की जीडीपी का, जो स्टेट जीडीपी होती है उसका 3% पैसा उधार ले सकती है। कितना उधार ले सकती है? 3%। कोरोना काल में इस 3% को बढ़ाकर 5% कर दिया गया था, ठीक है। कोरोना काल में कितना कर दिया गया था? 5%। परंतु सामान्य स्थिति में कोई भी राज्य की राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से जरूरत पड़ने पर ऋण लिया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है, और इस लोन की जो सीमा होगी, जो परसेंटेज निर्धारित किया गया है, वो उस राज्य के एसजीडीपी का 3% होगा। कितना होगा? 3%। यानी इतना पैसा राज्य सरकार केंद्र सरकार से ले सकती है। यानी राज्य सरकार के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार है कि वो सिर्फ पैसा किससे लेगी, उनका एक ही बैंक है, और बैंक कौन सी है? केंद्र सरकार है, समझ रहे हैं। यानी इसके अलावा वो कहीं से भी पैसा उधार नहीं ले सकती है। इसके बाद आप बात करें वित्त आयोग, तो राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के बाद में, यानी हर 5 साल में एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे के बंटवारे को लेकर। और इस वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग के सदस्य कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, 4 + 1 अध्यक्ष होता है। और इसका कार्य होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में
जो वित्त है, जो पैसा है, उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, ये सब फैसिलिटीज या सब कानून बनाने का जो अधिकार है वो वित्त आयोग का है। संविधान में वित्त आयोग के बारे में जो बताया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 280 में बताया गया है संविधान में वित्त आयोग से संबंधित। तो ये तो था आपका केंद्र और राज्य से संबंधित 3 संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। इस संबंध में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहां से तो क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन बड़ा अटपटा बनेगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि कोई भी इस टॉपिक को पढ़ता नहीं है, कोई भी बच्चा सब छोड़ देते हैं, और एग्जामिनर अगर यहां से क्वेश्चन बना दे तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा अगर आपने ये एक बार नहीं पढ़ा है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से समझें और कॉपी और पेन साथ लेके बैठे, जो मैं बोलता, जो मैंने इस वीडियो में बोला है, समझ रहे हैं, या जो मैं बोलता हूं उसको लिखे और अलग से एक साफ साफ अच्छे लाल, नीला, हरा 3-4 पेन ले लीजिए और नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से, समझ रहे हैं। नोट्स बनाएंगे, आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी, और इन फ्यूचर अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आप एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर अपने वो नोट्स देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध, ये यही समाप्त होता है।